सभी व्याकरण प्रेमियों को प्रणाम। आप सभी का स्वागत। आज की हमारी कक्षा है क्रिया। विकारी शब्दों का हम अध्ययन कर रहे थे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जानने के बाद आज हमें पढ़ना है क्रिया। तो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्रिया में हमें क्या क्या जानना रहेगा। तो सर्वप्रथम वही प्रोसेस की सबसे पहले परिभाषा जानी जाए, उसका विवरण देखा जाए, है ना, उसका वर्गीकरण जो देखा जाए, उसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन या कोई विशेष तथ्य हो तो उनको अलग से संकलित किया जाए, उनका अच्छा अभ्यास किया जाए, ठीक है ना। और अंततोगत्वा एक टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस या विश्वास प्राप्त करने के लिए जो अनिवार्य चीज़ है, मैं बार बार उस पर जोर देता हूँ, वो है अभ्यास। अधिक से अधिक प्रश्नों को हम फेस करेंगे तो उससे हमें निश्चित ही एक अच्छा कॉन्फिडेंस प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्रिया को उन्हीं आयामों पर जिन आयामों पर हम हर एक टॉपिक को देखते हैं। तो सर्वप्रथम परिभाषा, क्रिया क्या होती है ना। तो इसकी अच्छी सी परिभाषा ये है, शॉर्ट एंड स्वीट, वे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं क्रिया, ठीक है। तो ये सामान्य सी परिभाषा है, वे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम उन्हें क्रिया कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है। मूल रूप से जो क्रिया हम प्रयोग में लेते हैं, हम देखते हैं जैसे चलना, दौड़ना, खाना, बैठना, सोना, गाना, है ना। तो इसमें सब में आप अनुभव कर पा रहे होंगे कि नाना आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसका विवरण ऐसा है कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, एक ध्यान रखना। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, ठीक है ना, धातु कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु कैसी? जैसे चल धातु हो गया, चल से चलना, है ना, पट से पढ़ना, ठीक है। तो ऐसे तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। उसमें सामान्यतः ना प्रत्यय लगने से हमारे पास जो क्रिया का प्रचलित रूप है वो आता है, ठीक है ना। तो ये क्रिया की छोटी सी परिभाषा, इसको सामान्य रूप में ही इसको देखना है, कोई विशेष नहीं है। वे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें हम क्रिया कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया विकारी शब्द है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चार आपके विकारी शब्द है। अंतिम विकारी शब्द को हम पढ़ रहे हैं, इससे पूर्व के तीन को हम देख चुके हैं, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमें जानना रहता है क्रिया का वर्गीकरण। एक अच्छा वर्गीकरण जो सामान्य रूप से प्रचलित है। वर्गीकरण हम अपने आधार पर और नए आधार लेकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें फिलहाल वही पढ़ने रहे हैं जो हमारे सिलेबस में या जो पहले से जो प्रचलन में है, ठीक है। तो सबसे पहले एक आधार पर हम देख रहे हैं, वो है आपका कर्म के आधार पर, क्षमा करना, कर्म के आधार पर एक वर्गीकरण, ठीक है। कर्म के आधार पर एक वर्गीकरण। दूसरा जो है प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर, दोनों एक ही बात है, एक ही वर्गीकरण है, प्रयोग अथवा संरचना के आधार पर, दूसरा वर्गीकरण। और तीसरा वर्गीकरण जो है वो है काल के आधार पर। काल मतलब समय के आधार पर। एक एक पर थोड़ा सा हम सामान्य समझ बना लेते हैं, फिर उसका विशिष्ट विवरण हम लिखते हैं, चर्चा उसकी हम करते हैं, ठीक है। तो तीन आधार पर वर्गीकरण करना है, ये आधार है, ठीक है ना। इन आधार पर वर्गीकरण करेंगे, है ना। पहला कर्म के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। तो इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कर्म क्या होता है ना। जो हिंदी कुछ समय से पढ़ रहे हैं उनको तो मालूम है कर्म क्या होता है, ठीक है। फिर प्रयोग, जब हम क्रिया को प्रयोग करते हैं तो क्या उनका अर्थ बोध होता है, उस आधार पर, ठीक है। और क्रिया के जिस रूप से हमें समय का बोध हो कि ये किस समय में हुई है ना, उस समय पे हम ध्यान देंगे तो काल के आधार पर वर्गीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको समझना है, फिर इसका विवरण लिखना है। कर्म के आधार पर कैसे? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप कर्म को जान लीजिए, कर्म क्या होता है। कुछ बच्चे जो नवजात हैं अध्ययन हिंदी व्याकरण अध्ययन के क्षेत्र में,
तो वो कर्म से मेरे को हर बार ये सुनने में आता है कि कर्म मतलब वो समझ रहे हैं कि काम, कर्म का मतलब काम नहीं, काम के लिए तो क्रिया शब्द है, ठीक है ना। कर्म, काम के लिए भी हम शुद्ध हिंदी में प्रयोग करते हैं ना, अच्छे कर्म करो, तो वो ये कर्म नहीं है अच्छे कर्म वाला, ठीक है ना। कर्म का मतलब यहां पर होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या सर? ऑब्जेक्ट ये कि हम कोई भी काम कर रहे हो, उस काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म। जैसे देखना, जैसे नाथू, समझना, नाथू आम खाता है, नाथू आम खाता है, इसको आप देखिए तो सबसे पहले इसमें आप पता लगा लीजिए क्रिया कौन सी है, खाता है, ठीक है। ये क्रिया, क्रिया को करने वाला कौन? नाथू, ये आपका हो गया कर्ता, ये आपका हो गया कर्ता, ठीक है ना। जो खाने का काम हो रहा है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? खाने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पर, ठीक है ना, आम पर पड़ रहा है, आम कम होता जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए, आम पे पड़ रहा है, तो आम आपका क्या हो गया? कर्म हो गया, ठीक है। तो ये आपका कर्म, कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर क्रिया का वर्गीकरण करेंगे, तो आप पहले से इसको देख लीजिए कर्म क्या होता है, ठीक है। नाथू आम खाता है, तो आम इसमें कर्म है, खाने का जो काम है, क्रिया है, उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? आम पे पड़ रहा है, ठीक है ना। एक और जैसे मैं आपको बता दूं, नाथू चाकू से आम काटता है, ठीक है ना, इसी को लिख देते हैं, ठीक है, एक समझ बने आपकी। नाथू चाकू से आम काटता है, नाथू चाकू से आम काटता है, तो काटना क्रिया हो गई आपकी, है ना। नाथू क्रिया को करने वाला हो गया, नाथू चाकू से आम काटता है, ये क्रिया को करने वाला हो गया, ये आपका कर्ता हो गया, ठीक है, ये आपकी क्रिया हो गई, ठीक है। अब इन दोनों में अगर संशय हो, है ना, इन दोनों में संशय हो कि सर कर्म कौन सा है, चाकू कर्म है क्या या आम कर्म है, तो देखिए क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, क्रिया क्या? काटना, काटने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? चाकू पे पड़ रहा है, आम पे पड़ रहा है? कट कौन रहा है ना, वो है ना, कट कौन रहा है? आम कट रहा है, तो ये आपकी है ना, ठीक है। सबसे अच्छा एक ट्रिक भी होती है, वो ट्रिक क्या है कि 3 शब्द मैं आपको देता हूं, क्या, किसे और किसको, क्रिया पदों के साथ इन 3 शब्दों को लगाइए, इन 3 का जो उत्तर मिलता है वही आपका कर्म होगा। 3 प्रश्न सूचक प्रश्नवाचक शब्द हैं, इनको क्रिया के साथ लगाइए, एक प्रश्न बनेगा, उस प्रश्न का उत्तर जो मिलता है वो आपका उस वाक्य में कर्म होगा, ठीक है ना। देखिए जैसे नाथू क्या काटता है, उत्तर मिल जाएगा आपको, नाथू क्या काटता है, इसमें आपको उत्तर क्या मिलेगा? नाथू आम काटता है, आम आपका कर्म है, ठीक है ना। नाथू किसे काटता है, नाथू किसको काटता है? नाथू आम काटता है, ठीक है ना, ये उत्तर मिल रहे हैं, ठीक है। किससे, तो उदाहरण आपको उत्तर मिल जाएगा चाकू से। ये 3 शब्द जिसका उत्तर दिलाते हैं, जो उत्तर दिलाते हैं वही आपका कर्म होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाकू तो आपका साधन हो गया, चाकू से आम काटता है, ठीक है। चलो, ये क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ रहा था वो कर्म, ठीक है। तो कर्म के आधार पर कौन कौन सी क्रिया होती है सर? देखिए कुछ क्रियाएं तो ऐसी होती है जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, बिना कर्म के वो क्रिया हो ही नहीं सकती। जैसे काटना, काटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ चाहिए होगा, कर्म चाहिए होगा, ठीक है ना, उस कर्म के साथ ही वो क्रिया हो सकती है, बिना उस कर्म के हो नहीं सकती। काटने का काम बिना कर्म के नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकता, ठीक है। तो जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त होता है या जिनको करने के लिए कर्म की अनिवार्यता होती है उनको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया, एक चीज, ठीक है। इसके जस्ट विपरीत, जस्ट अपोजिट क्या, कि जिन क्रियाओं को करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती, या अच्छे शब्द हम प्रयोग करें कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता, सामान्य सी बात, जिन क्रियाओं के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता। अब जब कर्म नहीं है तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा। वाक्य में मूल रूप से 3 चीजें होती है, कर्ता, कर्म और क्रिया। जब वाक्य में कर्म ही एब्सेंट है तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ेगा? कर्ता पे पड़ेगा, ठीक है। जैसे उदाहरण, नाथू रोता है, नाथू रोता है, तो रोना जो क्रिया है उसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? नाथू पे पड़ रहा है, समझ रहे हो। नाथू राम को पीटता है, चलो नाथू शाम को पीटता है, यस, राम नाथू को पीटता है, तो पीटने का कार्य, राम नाथू को पीटता है, तो पीटने का कार्य प्रभाव किस पे पड़ रहा है? यहाँ पर नाथू पे, तो कर्म है, ठीक है ना, तो पीटना सकर्मक हो गई, ठीक है। रोता है, उसमें कर्म की आवश्यकता नहीं हुई, ठीक है, तो वो क्या हो गई? अकर्मक हो गई। चलो, तो इसी आधार पर 2 आपको नाम लिखने हैं, सकर्मक और
अकर्मक। सकर्मक ये उपभेद है इसके, और अकर्मक। ठीक है, इसकी अच्छी सी परिभाषा कर लीजिए। सकर्मक की परिभाषा है वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त हो, वाक्य में कर्म प्रयुक्त हो। ठीक है, ठीक है, उनको कहते हैं सकर्मक क्रियाएं। अर्थात इसको ऐसा भी कह सकते हो, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ता हो। ठीक है ना, सकर्मक क्रियाएं। ठीक है, अब सुनना, आपको वाक्य दिया होगा तो हम उसमें पता लगेगा कि इसमें कर्म है कि नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि वाक्य नहीं देते, केवल क्रिया दे दी। ठीक है, जैसे खाना। ठीक है, उसका पता लगाना पड़ेगा कि सकर्मक है कि अकर्मक है। उदाहरण लिखते हैं सकर्मक के पहले। सकर्मक क्रियाओं के उदाहरण है खाना, पीना, गाना, ठीक है, काटना, पीटना। ठीक है, ये सकर्मक क्रियाओं के कुछ उदाहरण हैं। ठीक है सर, कैसे पता लगा रहे हो आप, हमें कैसे पता लगेगा? छोटा सा एक और आपको ट्रिक देता हूं, कोई भी क्रिया सकर्मक है कि नहीं कैसे पता लगाना है। सकर्मक, कर्म सहित की जाने वाली क्रिया, कर्म सहित। अब खाना है, आपको मैं कहूं खाओ, तो आपको प्रश्न करना पड़ेगा क्या खाऊं। बिना प्रश्न किए या बिना किसी वस्तु के आप एक क्रिया नहीं कर पाओगे हवा में, समझ रहे हो? ठीक है ना, तो बिना किसी वस्तु के अगर क्रिया नहीं हो रही हो, वस्तु की अनिवार्यता हो और कुछ ना कुछ चाहिए आपको, तो हो जाएगी सकर्मक। नहीं चाहिए तो अकर्मक। जैसे मैं आपको कहूँ रोना, रो, तो आप रो सकते हो, आपको उसके लिए कोई सामान, कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, है ना। अब मैं आपको कहूँ हंसो, तो उसके लिए आपको कोई थिंग, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे हंस सकते हो, वो हो गए अकर्मक। ठीक है, ये सामान्य सी समझ है, सबसे रामबाण तरीका मैं इसको मानता हूँ। ठीक है, पीना, मैं आपको कहूँ पीना, पियो, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चीज आपको पूछनी पड़ेगा, क्या पिए सर, ऐसे कैसे कह रहे हो, पियो, कुछ तो दो तो पिए, है ना। तो ये पीना सकर्मक। गाना, गाओ, क्या गाऊँ, कुछ तो बताओ, गाना गाऊँ, गीत गाऊँ, है ना, कुछ तो गाना पड़ेगा। काटो, क्या काटूँ सर, कुछ तो दो, उसे काटूँ। ठीक है, पीटना, किसे पीटूँ, किसी को तो लाओ सामने, उसको पीटूँ, है ना। तो आपको कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट, कर्म चाहिए होगा, है ना, बिना उनके क्रियाएं संभव नहीं होगी। इन्हीं को हम कह रहे हैं सकर्मक क्रिया। वाक्य में तो बड़ा इजी हो जाएगा, जब वाक्य में सामने आपके कर्म लिखा होगा, उसको देखना है हाँ कर्म है, सकर्मक क्रिया, नहीं है अकर्मक क्रिया। ठीक है, चलो उदाहरण मैंने आपको बता ही दिया, जैसे ना तो आम खाता है, उसमें आप, है ना, आपका आम कर्म हो गया। ठीक है, और अध्यापक, हिंदी पढ़ा रहा है। आदर सूचक देना, शब्द प्रयोग में लेना चाहो तो इसको बहुवचन कर सकते हैं। अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, अगर इसको हम आदर सूचक बनाना चाहे तो। ठीक है, सम्मान देने के लिए बहुवचन हो जाएगा। एक उदाहरण इसको देखिए आप, पढ़ाना क्रिया हो गई। ठीक है, पढ़ाना क्रिया हो गई, अध्यापक कर्ता हो गए, क्रिया को करने वाले। ठीक है ना, और ये आपका कर्म हो गया। ठीक है, कर्म सर कैसे पता लगाएंगे इस वाक्य में? फिर मैं इसको रिपीट कर दूं, क्या, किसे और किसको प्रश्न कीजिए क्रिया के साथ लगा के। क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। ये आपका हो गया हिंदी, क्या से जो उत्तर मिला वो आपका हिंदी क्या हो गया? कर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही कर्म है। ठीक है, कभी कभी वाक्यों में क्या देखा जाता है कि एक से ज्यादा कर्म मिलते हैं। जैसे इसी वाक्य को मैं लिखूं, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहा है या रहे हैं, दोनों ही उपयुक्त हैं। ठीक है, ठीक है, इसको देखना, अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाना तो वही आपकी क्रिया होगी, ये आपकी क्रिया है, ये आपका कर्ता हो गया, क्रिया को करने वाला। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें आ गई, हिंदी भी और छात्र भी। कर्म कौन है? ठीक है, कर्म कौन है? अगर आपके सामने दुविधा आती है तो इसको फेस करना चाहिए। वही आपकी जो टेक्निक, ट्रिक आपको दी है, क्या, किसे और किसको, तीनों क्रिया के साथ लगाइए, उनसे जो उत्तर मिलता है वही कर्म होता है। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसे पढ़ा रहे हैं? छात्रों को पढ़ा रहे हैं, दोनों ही कर्म है।
हिंदी भी कर्म है और छात्रों को भी कर्म है, तो 2 कर्म है। तो सकर्मक में मुझे पता लग रहा है कि कभी कभी क्या होता है, एक कर्म भी, सकर्मक में एक कर्म भी दिखता है। सकर्म का सीधा सा मतलब है कर्म सहित, ठीक है ना। एक कर्म है तो भी सकर्मक है, 2 कर्म है तो भी कर्म सहित है ना। तो इसका एक उपवर्गीकरण और इसका किया गया, उपभेद इसके और बनाए गए, एक कर्मक, ये लिख देना आप, एक कर्मक और द्विकर्मक, ठीक है। एक कर्मक सकर्मिक है ना, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है ना। ये आपको सकर्मक में एक कर्मक और द्विकर्मक 2 भेद है। ये कर्मक वाला उदाहरण, ये द्विकर्मक वाला उदाहरण। जब 2 कर्म होते हैं, तो उनमें से एक तो होता है मुख्य कर्म और दूसरा होता है गौण कर्म, ठीक है। एक तो होता है, इसको यहाँ लिखते हैं अच्छे से, मुख्य कर्म। इन दोनों में से एक तो मेन है, मुख्य कर्म है, और दूसरा है गौण कर्म। तो कैसे पता लगाएं कि मुख्य कौन सा है और गौण कौन सा है? तो इसकी सामान्य सी पहचान ये है कि जो निर्जीव, इन दोनों में से जो निर्जीव होगा वो आपका होता है मुख्य कर्म, और सजीव जो होता है वो आपका होता है गौण कर्म, ठीक है। इस जो उदाहरण जो आपको प्रस्तुत है आपके सामने, उनमें उसमें से आप देखिए, निर्जीव कौन है? हिंदी। सजीव कौन है? छात्र। ये मुख्य कर्म है, ठीक है ना, हिंदी। ये आपका गौण कर्म है, ठीक है। तो इनको आराम से देखिए। ये आपकी सकर्म क्रिया है, बहुत अच्छी इसकी परिभाषा नाम से ही, जो शब्द इसके शाब्दिक अर्थ से ही निकलती है, क्या? सकर्म, कर्म सहित। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त होता है, ठीक है, सकर्म क्रियाएं। अर्थात क्रिया का प्रभाव, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उनको कहते हैं सकर्म क्रियाएं, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा अकर्म क्रियाएं, ठीक है ना। इसकी परिभाषा क्या हो गई? वे क्रियाएं जिनका प्रभाव से आप समझ पा रहे होंगे, प्रभाव का मतलब क्या है, इसको और उदाहरण से देखते हैं हम। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव कर्म पर ना पड़ करके, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, कर्म पर ना पढ़कर क्रिया के कर्ता पर पड़ता है, क्रिया के कर्ता पर पड़ता है, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक बिना कर्म के। ये इसके सबसे सटीक इसकी व्याख्या है, सकर्मक कर्म सहित, अकर्मक बिना कर्म के, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोना, हंसना, ठीक है, देखना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, ठीक है, ये आपके है अकर्मक क्रियाएं। नहाना, ठीक है, इनको आप देखिए, ये आपके उदाहरण है अकर्मक क्रियाओं के। सर कैसे पता लग रहा है? अरे रोना है, इसके लिए कोई सामान चाहिए, कर्म चाहिए क्या? आप एक करता है, जैसे मैं करता हूँ, ठीक है ना, मैं करता हूँ, मुझे एक क्रिया करनी है रोना, इसके लिए मुझे और कोई सामान चाहिए क्या? नहीं। अगर मुझे खाना होता तो मुझे कुछ ना कुछ सामान चाहिए होता, वो सकर्मक। इसके लिए मुझे कोई सामान नहीं चाहिए, है ना। रोना रो सकता हूँ, हंसना है हंस सकता हूँ, उठना है उठ सकता हूँ, बैठना है बैठ सकता हूँ, नहाना है नहा सकता हूँ। सामान नहीं चाहिए, ठीक है। आप कहोगे सर पानी चाहिए, अरे पानी चाहिए, लेकिन पानी चाहिए, पानी साधन हो गया नहाने के लिए, समझ रहे हो, ये हो गया स्नान, ठीक है, साधन हो गया। नहाने का प्रभाव तो मुझे पे पड़ेगा, ये बात है, ठीक है ना। क्या नहा रहा है, किसे नहा रहा है, किसको नहा रहा है, उत्तर मिलेगा पानी नहीं, है ना। किससे नहा रहा है? पानी से नहा रहा है, पानी साधन हो जाएगा, ठीक है। दूध से भी नहा सकता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका होता है अकर्मक क्रिया। वाक्य में जो प्रयोग होगा, जैसे सीता हंसती है, सीता हंसती है, ठीक है। प्रस्तुत उदाहरण में जो क्रिया है बताइए, सकर्मक है कि अकर्मक है? वैसे आप देखोगे ना, यह हंसती है क्रिया, यह हो गया आपका कर्ता, क्रिया को करने वाला कर्ता, ठीक है, कर्ता, ठीक है, या कर्त्री कह दो। कर्म तो वैसे ही एब्सेंट है, ठीक है। वाक्य में तो फिर और इजी हो जाएगा, कर्म है ही नहीं, तो फिर क्या हो गया? वैसे ही अकर्मक है।
लेकिन सबसे उपयुक्त समझ ये है कि आप आपको क्रिया को देखते या क्रिया पे विचार करते पता लग जाए, करके पता लग जाए क्या कि ये सकर्मक है कि अकर्मक। इस कसौटी पे उसको कसिए कि क्या इसको करने के लिए मुझे कोई सामान की, कोई थिंग की, कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ रही है क्या, कि बिना किसी सामान के, किसी वस्तु के, किसी ऑब्जेक्ट के ये क्रिया हो जाएगी, वो अकर्मक है। ठीक है ना, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, ये आपका विवरण मेरी दृष्टि में पूरा हुआ। लेकिन मेरा एक और ऑब्जर्वेशन है इसमें जो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा विशेष करके आप इसको लिख दीजिए। एक विशेष बात मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छी बात। ये अकर्मक जो क्रिया है ये सकर्मक में बदल सकती है। कैसे बदलती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, जो अकर्मक क्रिया है वो सकर्मक हो सकती है। कैसे होगी, आप आइए हम लोग देखते हैं कैसे होगी। इन्हीं को अगर प्रेरणार्थक में बदल दिया जाए, या देखना प्रेरणार्थक नहीं, रोना, अगर मैं इसको लिखूं रुलाना, हंसना, इसको मैं लिखूं हंसाना, इनके रूप बदल रहा हूं मैं। उठना, उठाना, बैठना, बिठाना, ठीक है, नहाना, नहलाना। ठीक है, इन चीजों को देखिए। रोना अकर्मक क्रिया थी, रोने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन रुलाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हंसना अकर्मक क्रिया है, लेकिन हंसाना कोई ना कोई चाहिए, किसे हंसाऊं, है ना। उठना अकर्मक क्रिया है, लेकिन उठाना इसके लिए तो मुझे किसी कोई ना कोई चाहिए होगा। ये है आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक से आप सकर्मक कैसे बना सकते हो। ठीक है, ये विशिष्ट विवरण आप लिख देना। अकर्मक से अकर्मक क्रियाओं के सकर्मक रूप, अकर्मक क्रियाओं के सकर्मक रूप, बिल्कुल इस पर ध्यान देना। 5 स्टार पॉइंट है, बहुत अच्छा विवरण है, इसको ध्यान देना। ठीक है, चलो, तो एक प्रकार का वर्गीकरण हमने जान लिया कर्म के आधार पर, और हमने ये जाना कि कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जो कर्म के सहित होती है वो सकर्मक, जो बिना कर्म के संपन्न होती है वो अकर्मक। ठीक है, सकर्मक में 2 भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक। द्विकर्मक में अगर 2 कर्म दिए हों तो एक तो होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कर्म के आधार पर पहला वर्गीकरण। दूसरा, अब हम देखते हैं प्रयोग या संरचना के आधार पर। ठीक है ना, जब हम क्रिया को प्रयोग करते हैं, उनकी संरचना पर ध्यान देते हैं, तो हमें किस अर्थ, विभिन्न अर्थों का बोध होता है। संरचना पर ध्यान देंगे तो उनकी संरचना में हमें विभिन्न बातें समझ में आती है ना। तो हमें क्या क्या समझ में आता है, हमें क्या बोध होता है, उसके आधार पर इनका वर्गीकरण है। ठीक है ना, देखते हैं 8 प्रकार के वर्गीकरण है, 8 प्रकार इसमें बताए इस वर्गीकरण में। इन 8 को देखते हैं, फिर काल पे चलेंगे। तो पहला इसमें है सामान्य, नाम आप जान लीजिए, एक मर्तबा एक अवसर। सामान्य क्रिया, प्रयोग के आधार पर क्रियाओं के वर्गीकरण में सामान्य। दूसरा है संयुक्त, तीसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। अरे बड़ा इजी है, बड़ा इजी है, इसको याद कैसे करना है वो भी हम बात कर लेंगे। नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। अगला है सजातीय क्रिया, और फिर अंतिम है सहायक क्रिया, अंतिम है सहायक क्रिया। ठीक है, तो मेरी दृष्टि में 8 हुए, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये सभी किसके उपभेद हैं, ये है आपके प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण है। ठीक है ना, अच्छे से इसको देखिए। सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया क्या है, एक एक को बात करते चलते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ में सामान्य क्रिया क्या है कि जब वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त होती हो सामान्य रूप में, उसको हम कहते हैं सामान्य क्रिया। जब वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त होती हो, कैसे, जैसे इसका उदाहरण लिखते हैं, राम खेलता है, राम खेलता है। ठीक है, ये आपकी होगी सामान्य क्रिया का उदाहरण। नॉर्मल बिल्कुल, है ना, खेल रहा है, खेलता है, खेल रहा है तो फिर भी छोड़ दीजिए, बोली खेलता है। इसमें क्या हो गया आपका, ये सामान्य क्रिया, क्रिया का सामान्य रूप प्रयुक्त होता हो, या इसकी अच्छे उपयुक्त परिभाषा तो यही है कि जब वाक्य में क्रिया एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई हो, जब वाक्य में एक ही क्रिया प्रयुक्त हुई हो, उसको हम कहते हैं सामान्य रूप, नॉर्मल जो हम देखते हैं। ठीक है, ऐसा कोई विशेष नहीं। दूसरे वर्गीकरण पर हम विचार करेंगे, वो आपका क्या है, संयुक्त। नाम से क्लियर पड़ रहा है, क्लियर पता लग रहा है क्या,
समधन युक्त, समयुक्त, ठीक है, समयुक्त, अच्छे प्रकार से युक्त, यूं मान लीजिए, सम यानी अच्छा, है ना, युक्त, या सामान्य से इसका अर्थ हमें क्या समझ में आ रहा है, समयुक्त का मतलब है दो चीजें जुड़ी हुई होगी, ये सामान्य अर्थबोध में हो रहा हो, ठीक है ना। तो क्रिया का, संयुक्त क्रिया का ना, तो क्रिया दो चीजों से जुड़ी हुई होगी, ठीक है। तो जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया, ये परिभाषा में आप बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक मान लीजिए, या दो क्रियापदों के मिलने से बनी हो, जब वाक्य में प्रयुक्त क्रिया दो क्रियापदों के योग से मिलकर बनी हो, उसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण, इसका उदाहरण आप ले लीजिए, रमेश सो गया, इसको आप देखिए, रमेश सो गया। अब बात तो यही है कि वो सोया है, ठीक है ना, लेकिन इसमें हमने दो क्रिया पदों को काम में ले लिया। ये जो क्रिया है, एक क्रिया सो गया, सोना क्रिया, उसको हमने कैसे कहा, सो गया। तो सोना एक क्रिया है, गया एक क्रिया है, दोनों को मिलाकर के एक पद बना, ठीक है ना। तो वे क्रियापद जो दो क्रियापदों के, दो भिन्न भिन्नार्थक क्रियापदों के मेल से बनते हैं, उनको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया, ठीक है ना। ये संयुक्त क्रिया है, सो गया, उसने खाना खा लिया, ठीक है ना, चलो वो चल दिया, ये चलो, ये शब्द है आपके संयुक्त क्रिया में, ठीक है। अगला हमारा वर्गीकरण है प्रेरणार्थक। अगला प्रकार है इस वर्गीकरण में प्रेरणार्थक। नाम से मालूम हो रहा है, प्रेरणा देना, ठीक है, प्रेरणा देना किसी अन्य को प्रेरित करना क्रिया के लिए, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है, तो जब वाक्य में या वे क्रिया जिनको कर्ता स्वयं न करके, वे क्रिया जिनको कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है, उसको हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, मालदेव या इसका मालदेव तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जेता कुंपा से पत्र लिखवाता है, जेता कुंपा से पत्र लिखवाता है, जेता कुंपा से पत्र लिखवाता है। इसको देखना, जेता कुंपा मालदेव के सेनापति थे, मालदेव का नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि उनसे श्रेष्ठ काम इन्होंने ही किया है ना, इसलिए मुझे ये याद रहे। जेता कुंपा से पत्र लिखवाता है। अब विषय पर लौटते हैं, जेता कुंपा से पत्र लिखवाता है, ठीक है ना, लिखवाता है, लिखवाने का काम तो जते करता हुआ, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस काम की, इस क्रिया की प्रेरणा किसी और को दे रहा है, उससे करवा रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। वे क्रिया जिनको कर्ता स्वयं न करके किसी और अन्य को करने के लिए प्रेरित करता है, वो क्रियापद क्या कहलाते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाते हैं, है ना। तो लिखवाता है, ये आपकी क्या हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ये प्रेरणा देके करवाई जा रही है, ठीक है ना, ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, ठीक है, ठीक है ना। जैसे अकबर पृथ्वीराज राठौड़ से पत्र पढ़वाता है, ठीक है, तो ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। फिर पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया पे हम चलते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या हो गई, नाम से पता लग रहा है, पूर्वकालिक का मतलब है पूर्व, पहले कालिक, काल की, पहले काल में जो हुई है, ठीक है। ये शाब्दिक अर्थ हमें समझ में आ रहा है। अब इसको अच्छी एक परिभाषा इसकी हम करते हैं, क्या कि जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो, उनमें से एक क्रिया का दूसरी क्रिया से पहले संपन्न होना पाया जाता है, या एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है ना, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। इन शब्दों को एटीज आप लिख सकते हैं, उपयुक्त परिभाषा है, ठीक है ना। और परिभाषा को याद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपसे निवेदन करूं, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, एक समझ बन जाए कि आप पूर्वकालिक क्रिया, जब आपके सामने कहीं पे भी लिखा हुआ है पूर्वकालिक क्रिया, आप रिकॉग्नाइज कर लें कि हाँ पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, मुझे समझ आ गया, बस इतना, ये द बेस्ट है, इसी को स्मार्ट स्टडी कहते हैं, है ना। बॉडी स्टडी क्या होती है, बॉडी स्टडी 2 पेज सर ने परिभाषा लिखी हुई, उन सभी को बैठ के याद कर रहे हैं, रट रहे हैं, उसकी परिभाषा भूल गए, अरे ये जरूरत ही नहीं, जो क्यों एफर्ट आप दे रहे हैं, ठीक है ना। आपको एक पहचान का कौशल आपको प्राप्त हो जाए, आप पहचान सकें कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, पूर्वकालिक कैसी होती है, पहचान ले पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है ना। तो एक पहले हुई हो, जैसे, तो इसकी पहचान तो ये है कि एक क्रियापद के साथ पढ़कर, है ना, या कर लगा हो, ठीक है ना। जैसे उदाहरण लिखेंगे, मंडन पढ़कर सो गया,
ठीक है। ओहो सर, ये कौन सा उदाहरण लिखा, ये तो संयुक्त क्रिया है। बिल्कुल है, लेकिन ये क्रिया, इसको देखो आप, दो क्रिया प्रयुक्त हुई, दो क्रिया प्रयुक्त हुई इसमें। मंडन तो करता है इस वाक्य में, उद्देश्य वाक्य का, ठीक है। तो इसमें दो क्रिया हुई, एक तो पढ़ना, एक सोना। पढ़ना और सोना एक क्रिया के सामान्य रूप जो प्रचलन में है, पढ़ना और सोना। पर इसमें पढ़ना नहीं है, पढ़कर, ठीक है। तो दो क्रिया हुई है, पढ़ना और सोना। इसमें से एक पहले हुई, कौन सी पहले हुई, देखते पता लग रहा है पढ़ना पहले हुई है, ठीक है ना। पढ़कर फिर सो गया, ठीक है। तो इसकी पहचान ये है कि इन क्रियापदों के साथ कर लगा होता है, ठीक है। पढ़कर, खाकर, पीकर, है ना, दौड़कर, खेलकर, ठीक है। तो ये पहचान लिख देना, क्रिया के साथ कर शब्द लगा होता है अंत में, ठीक है, पूर्वकालिक क्रियाओं के। तो ये पूर्वकालिक क्रिया है, क्यों, ये पहले काल में हुई, पहले ये हुई, पहले के समय में ये हुई, फिर इसके बाद ये हुई, ठीक है ना। तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया हुई, ठीक है। ये क्रिया सो गया, ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया है। पढ़कर सो गया, खेलकर सो गया, है ना, दौड़कर गिर गया, ठीक है। एक इसमें विशेष चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी बात याद आई है। वो क्या है कि पूर्वकालिक में ही एक उपभेद बनता है, इसको स्टार लगा के लिख देना, तात्कालिक क्रिया। वर्गीकरण में नहीं दे रखा है इसको हालांकि, लेकिन फिर भी तात्कालिक क्रिया, ये ध्यान रखना है। तात्कालिक क्रिया, तत्काल, तत्काल, तुरंत। जैसे एक क्रिया पूर्वकालिक का ही उपभेद है, दो क्रिया जब प्रयुक्त होती है तो एक पहले होती है फिर एक बाद में होती है, ठीक है ना। एक पहले होती है एक बाद में होती है। लेकिन जब कभी हमें देखने में वाक्य में ऐसा पता लगे कि ये होते ही हो गया, ये होते ही हो गया, तब हमें पता, तब हम उसका एक वर्गीकरण और कर देते हैं, होती है तत्कालिक क्रिया, तत्काल, ठीक है ना, तात्कालिक क्रिया। जैसे इसमें इसकी पहचान भी है कि ता है, ते ही, क्रिया के अंत में ते ही दिखेगा। जैसे वह पढ़ते ही सो गया, वह खाते ही सो गया, है ना, वह खाते ही गिर गया। जैसे वह खाते ही गिर गया, वह खाते ही गिर गया, ये खाते ही, ये आपकी होगी तात्कालिक क्रिया। तो हमें समझ में आ रहा है, दो क्रिया है, गिरना और खाना। गिरना और खाना दो क्रिया है, एक पहले हुआ, खाना पहले हुई, ठीक है ना। तो पूर्वकालिक तो ही है, लेकिन पूर्वकालिक में भी अगर ते ही आ जाए तो वो तत्काल, ठीक है ना, उसी समय, बिल्कुल कोई गैप नहीं। खाते ही गिर गया, पढ़ते ही सो गया, ठीक है ना, पढ़ते ही सो गया तो ऐसा नहीं दिखने को मिलता, लेकिन फिर भी अगर ऐसा दिखे तो उसको तत्कालिक ही मानना, ठीक है ना। पढ़ते ही तो कैसे सोता है, पढ़ते पढ़ते सो सकता है, ठीक है ना। ऐसी चीजें हैं। ये आपका पूर्वकालिक क्रिया, और पूर्वकालिक क्रिया के बाद, पूर्वकालिक क्रिया के बाद नाम धातु क्रिया पे हम चलते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण लिख देते हैं, वह पढ़कर सो गया, ठीक है। मंडन लिखा था मैंने पहले, मंडन शिल्पी था, कुंभा के समय का महान शिल्पी, उनकी कई रचनाएं, है ना, वेद मंडन, शाकुन मंडन, वास्तुसार, ठीक है, उसकी कई सारी रचना है, ठीक है। वास्तुसार है, वास्तु मंडन है, शिल्प मंडन, कोदंड मंडन, ठीक है। तो उनको आप ध्यान में रखिए, मंडन को मत भूलना, बहुत महान शिल्पी हुआ था कुंभा के समय का। चलो, अब हमें पढ़ना है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया, अगर मैं जोर दूँ, इसी से मेरे को सब कुछ सीखना है तो कुछ कुछ समझ में आएगा। जैसे नाम क्या होती है? संज्ञा होती है, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनने वाली क्रिया है, सीधी सी बात। वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बने हो उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे रंगना, लज्जाना, लाज से लज्जाना, अपना सर्वनाम है अपनाना, चमकाना, ठीक है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनने वाली क्रिया पद क्या कहलाते हैं? बनने वाले क्रियापद क्या कहलाते हैं? नाम धातु क्रिया कहलाती है, ठीक है ना, नाम धातु क्रिया कहलाता है, ठीक है। इसको भी देखिए, इसको भी जिनको व्यंजन संधि आती है आराम से कर लेंगे। कृतंत, कृत अंत, त का द, एक का तीन, पहले ही नियम व्यंजन संधि का, ठीक है ना। कृत अंत, कृदंत हो गया। कृत मतलब क्रिया, अंत क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में अगर प्रत्यय जुड़ने से नई क्रिया बनती है उसको हम कहते हैं कृदंत क्रिया, ठीक है ना। या इसको परिभाषा आप गढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे अपनी नोटबुक में? तो वे क्रियाएं जो, वे क्रियापद जो क्रिया में, वे क्रियापद जो क्रिया में प्रत्यय लगने से बने होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्रिया, कृदंत क्रिया ही कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे चल धातु है ना, उसमें ना प्रत्यय लगा, चलना, विभिन्न प्रत्यय लगने से चलना,
चलता, चलकर, लिखना, लिखता, लिखकर, ठीक है ना। आप कहोगे सर लिखकर तो पूर्वकालिक होगी, हाँ कंफ्यूज मत होना, इसको भी स्टार लगा दो, कंफ्यूज मत होना। जैसे ये प्रश्न मेरे जहन में आया है ना, आपने तो बोला नहीं लेकिन मेरे जहन में आया, तो पूर्वकालिक नहीं है। क्यों? अगर इसके साथ एक और क्रिया दी हुई तो बेशक इसको पूर्वकालिक मानना आप, ठीक है ना। इसके साथ अगर एक और क्रिया दी हो तो पूर्वकालिक की पहचान यही तो है कि दो क्रिया दी हो, एक का पहले होना पाया जाता हो, दूसरे का बाद में होना पाया जाता हो, ठीक है ना। तो अगर इसके साथ एक और क्रिया दी हो, चल कर गिर गया, ठीक है, इसके साथ एक और क्रिया दी हो तो इसको फिर पूर्वकालिक मानना, ठीक है ना। तो है ना, पूर्वकालिक भी ये है, पूर्वकालिक में होते हुए कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कृदंत क्रिया। फिर उसके बाद सजाति क्रिया। सजाति है, स मतलब समान, जात मतलब जाति मतलब गुण रखने वाली एक जैसी, ठीक है ना। तो कैसे गुण रखती है देखते हैं। सजाति क्रिया तो वे क्रियाएं जिन जो, या इसकी अच्छी परिभाषा करते हैं, थोड़ा सा रुक करके। सजाति क्रिया कैसे होती है? देखो कि वे क्रियाएं जिनमें क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनी हो, ठीक है ना। वे क्रियाएं जिनमें कह दो, वे क्रियाएं जिनमें कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो, उसको हम कहते हैं सजाति क्रिया। कैसे? उदाहरण से अच्छा समझ में आएगा। जैसे सेना ने लड़ाई लड़ी, एक जैसे शब्द आपको दिखाएंगे, लड़ाई लड़ी मतलब लड़ना क्रिया है, लड़ाई आपका कर्म हो गया। क्या लड़ी? लड़ाई लड़ी, ठीक है ना। तो एक ही धातु से बनी हुई दिख रही है आपको, एक ही धातु से बनी होती है। सेना ने लड़ाई लड़ी, है ना। बच्चों ने दौड़ दौड़ी, ठीक है ना, ऐसा खेल खेला। तो ये आपकी क्रिया है ना, कौन सी? सजाति, जिसमें कर्म और क्रिया एक ही धातु से बनी हो, उसको हम कहते हैं सजाति क्रिया, ठीक है ना। दोनों एक जैसे गुण रखते हैं, ठीक है ना। सहक्रिया, सहायक क्रिया, अंतिम 8वां प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण पे हम बात कर रहे हैं। तो अंतिम और 8वां वर्गीकरण हमें देखना है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है? इंग्लिश में कहें तो हेल्पिंग वर्ब्स, इससे आपको बहुत अच्छा दिखेगा। हेल्पिंग वर्ब्स, क्रिया के मूल रूप के साथ जो सहायक पद लगे होते हैं उनको हम कहते हैं सहायक क्रिया। वाक्य में क्रिया के मूल रूप के साथ सहायतार्थ जो पद लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राम खेलता है, ठीक है, राम खेलता है। चलो ये राम ध्यान रखना, 18 की क्रांति में 3 राम सिंह शासक थे राजस्थान के 19 रियासतों में से, है ना। 3 राम सिंह थे, कोटा का राम सिंह, बूंदी का राम सिंह और जयपुर के राम सिंह, तीनों राम सिंह थे, ठीक है, ध्यान रखना। राम खेलता है, तो यहाँ पर जो है लगा है, ये है ना, है लगा है, वो आपका क्या हो गया? सहायक क्रिया हो गई, ठीक है ना। ये सहायक क्रिया हो गई, ये है पद जो है सहायक क्रिया हो गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो, तो ये आपका वर्गीकरण आपका पूरा होता है मेरी दृष्टि में। प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार से इसको बांटा है। सामान्य, संयुक्त, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, कृदंत, सजाति और सहायक। सामान्य एक ही क्रिया प्रयुक्त होती है। संयुक्त 2 क्रियाओं का मेल से क्रियापद बनता है ना। जैसे सो गया, गिर गया, है ना, ऐसे कह तो एक क्रिया ही रहे, सोना ही कह रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग क्रियाओं के अलग अलग अर्थ की क्रियाओं के मेल से बना है, ठीक है। प्रेरणार्थक, कर्ता श्रवण करके किसी अन्य को प्रेरित करता है। पूर्वकालिक 2 क्रिया प्रयुक्त, एक पहले हुई एक बाद में हुई। नाम धातु, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनी हुई क्रिया से ही बनी क्रिया के अंत में प्रत्यय लगने से बनी क्रिया। सजातीय क्रिया और कर्म एक ही धातु से बने होते हैं। सहायक क्रिया, मूल क्रिया की सहायता करने वाले पद को सहायक क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये है सामान्य संयुक्त। इसको सर हम कैसे याद करें? इनको वैसे रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, आपको केवल एक कौशल प्राप्त करना, पहचान लो। फिर भी सामान्य संयुक्त एक बोलिए, प्रेरणापूर्वक, नाम करो, सजाती सहायक, ठीक है। ये आपकी हो जाती है 8 प्रकार प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण। अंतिम जो दौर बच रहा है वो बड़ा सरल स्पष्ट है, उसमें कोई ज़्यादा तनाव वाली चीज़ें है नहीं। तो बिना तनाव वाली इसको आप देखिए काल के अनुसार। काल मतलब हम समय पर बात करेंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि काल के आधार पर सर हम कैसे बांटेंगे? तो क्रिया जिस काल में संपन्न होती है, तो उस काल के नाम के आधार पर ही क्रिया का भी नामकरण कर देते हैं, ठीक है ना। तो 3 काल आपके हैं, तो वही भूतकालिक क्रिया, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और
भविष्यकालिक या भविष्यकालिक क्रिया। ये 3 प्रकार का वर्गीकरण, 3 प्रकार से इसको बांटा है काल के आधार पर, भूतकालिक, वर्तमानकालिक, भविष्यकालिक। तो क्रिया का वह रूप जिससे उसके भूतकाल में संपन्न होने का बोध हो, भूतकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे उसके वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, बड़ी सामान्य सी बातें हैं, है ना, वो वर्तमानकालिक क्रिया। क्रिया का वह रूप जिससे उसके आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं, भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, जैसे भूतकालिक क्रिया, राम चला गया। ठीक, इसको आप देखिए, काल के आधार पर पूछे तो राम चला गया, तो ये जो चला गया, जाने का जो काम है ना, यह किस समय में हुआ, बीते समय में चला गया। ठीक है ना। राम सो गया था, इसी को देखिए, बड़े सरल से उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। राम सो गया था, तो ये सोने का जो काम है बीते समय में हो चुका था। ठीक है, हो चुका है बीते समय में, इसलिए इसको क्या कहा, भूतकालिक क्रिया। ठीक है ना, भविष्य तो बाद में, भूतकालिक क्रिया। वर्तमानकालिक क्रिया है ना, तो वे क्रियापद जिनसे क्रिया के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो, वर्तमान समय में होने का बोध हो, उसको हम कहते हैं वर्तमानकालिक क्रिया। जैसे उदाहरण अच्छे लेते हैं हम, सांगा ले लो। सांगा तलवार चलाता है, तो ये वर्तमान समय की बात, चलाता है। ठीक है ना, तो ये चलाने का काम जो है, हम इसको वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध करा रहे हैं हमें कि हाँ ये चलाता है ना, तो ये काम होता है। ठीक है, ये आपका वर्तमानकालिक क्रिया। सांगा तलवार चला रहा है, तो भी वर्तमानकालिक क्रिया। ठीक है, भविष्यकालिक क्रिया वे क्रियापद जिनसे क्रिया के आने वाले समय में संपन्न होने का बोध हो। ठीक है, जाएगी, इससे आपको पता लग जाएगा। जैसे आपको पता लगेगा कि मिहिर भोज, जानते होंगे इनको आप, मिहिर भोज, रामभद्र का छुरा, प्रतिहार, बहुत खतरनाक, भोज प्रथम, प्रभास, पाटन आदि वराह। तो मिहिर भोज तलवार चलाएगा, जयपुर जाएगा, पानीपुरी खाएगा। ठीक है ना, तो मिहिर भोज तलवार चलाएगा, इस क्रिया पद से हमें पता लग रहा है कि ये काम आने वाले समय में होगा। ठीक है, वो इसका तो सामान्य सा वर्गीकरण है, आपको भी पता लग रहा होगा कि सर इस पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं, ईजी चीज़ है। तो कर्म के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और काल के आधार पर, ये था आपका क्रिया टॉपिक। आप इसको अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होता है तो उसको डिस्कस करिए, फिर इस पर अभ्यास करिए। ठीक है ना। सफलता का जन्म अभ्यास की कोख से ही होगा, इस बात में मैं बार बार आपको जोर देता हूँ, निवेदन करता हूँ। इसको लिख लीजिए, न्याय वाक्य है, कहीं कॉपी में कहीं लिख दीजिए कि सफलता का जन्म किससे होगा, अभ्यास की कोख से ही होगा। तो अभ्यास से बड़ा प्रेम कीजिए, आप अभ्यास को अपना बना लीजिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सफलता आपको मिलने वाली। ठीक है, तो इसके बाद विकारी शब्द हमने पढ़ लिए, इसके बाद अगली क्लास में हम अविकारी पढ़ेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए, खूब नॉलेज लीजिए, खूब आनंद लीजिए। धन्यवाद।